आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अप्रोच सीरीज का लेक्चर नंबर 1। हम लोगों ने जैसे कल बात की थी कि हमारा आज से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा आज से ये पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर हम ऑर्डिनरी क्वेश्चंस के क्वेश्चन करने के तरीके पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस प्रकार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले एक बार कोशिश कीजिए इस पूरे सवाल को अपनी कॉपी पर लिखिए। जब आप इस पूरे सवाल को अपनी कॉपी पर लिख लोगे, उसको लिखने के बाद एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्या आपसे ये सवाल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, और फिर आप मेरे इस सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट कीजिएगा। इसी ही तरीके से आप अप्रोच सीरीज में हर एक सवाल के साथ करोगे। सबसे पहले कॉपी पर सवाल लिखिएगा, सवाल लिखने के बाद खुद से ट्राई कीजिए जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो, और जहां पर अटक जाते हो वहां पर क्वेश्चन मार्क लिख लो, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो फिर आपको वो क्लिक करना चाहिए कि आप में उस समय क्या कमी रह चुकी थी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पहले सवाल से। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसमें बहुत सारे सीक्वेंस में रिएजेंट्स मैंने रखे हैं। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छी करनी है तो इसी ही तरीके के क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जहां पर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल के साथ। देखो, हम सबसे पहले ए के साथ स्टार्ट करते हैं। सवाल तो आपने पढ़ ही लिया होगा क्या सवाल है। जो भी आपका प्रोडक्ट आई आएगा, उस आई प्रोडक्ट के साथ आपको रिएक्ट करवाना है CH2 डबल बॉन्ड PPS3। इसकी बात करेंगे क्या होता है, और फिर फाइनली आपको बताना है कि आखिरकार आपके पास DU क्या है। DU बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये आपके पास सवाल है। तो सबसे पहले इस सवाल को पूरा करने के लिए आपको आई तक पहुंचना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आई तक पहुंचने के लिए क्या क्या कहानी चलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि थोड़ी सी जगह निकाली जा सके, और कुछ इस प्रकार कर देते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ और साइड में, बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। कॉपी पर आपने सवाल लिख ही लिया होगा, तो बस मैं यहां से मेन बातें आपको यहां पर बताते जाऊंगा। मैं थोड़ा सा इस साइड ही कर देता हूं, ठीक है, ताकि सवाल मेरे सामने रहे। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपको ए बताना है। तो ए बताने के लिए आपको क्या करना है, ए बताने के लिए आपके पास सबसे पहले दिया क्या है। आपके पास सबसे पहले यहां पर कुछ इस तरीके से दिया है, यहां पर आपके पास CH3 है, और सामने आपके पास कुछ ऐसा सा रिएजेंट दिया है। देखो, सारा कॉन्सेप्ट जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है वो सबसे पहले रिएजेंट का होता है। अब आप जरा ध्यान से इस वाले पार्ट को देखोगे, इतने वाले पार्ट को जरा ध्यान से इस वाले पार्ट को देखो, तो आपको इसमें एक तो एल्किल हैलाइड नजर आ रहा होगा, और एक आपको AlCl3 नजर आ रहा है। जो AlCl3 होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और जनरली जो लुईस एसिड होते हैं वो हैलोजन कैरियर के काम आते हैं। एक एक बात को बहुत आराम से हम लिखेंगे और फिर हम उसको आगे लगा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले क्या होने वाला है, यहां से सबसे पहले आपको कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी। यहां पर आपके पास Cl है, यहां पर आपके पास AlCl3 है। सबसे पहले आपके पास जो Cl का लोन पेयर है, वो Cl का लोन पेयर इस Al के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। देखो जरा ध्यान से, ऐसा सा, यहां पर इस तरीके से ऐसे ऐसे, यहां पर Cl, यहां पर AlCl3, यहां माइनस और यहां प्लस। अब आप जब इस वाले पार्ट को देख रहे हो तो Cl पर प्लस आ गया। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो वह कोशिश करता है सामने से उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाने के लिए। जब ये ऐसा कर देगा तो इसके कर देने से क्या होगा, इसके कर देने से आपके पास फाइनली यहां पर इस तरीके का कार्बोकटाइन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस रिएजेंट में क्या आपने लगाया, ये कॉन्सेप्ट लगाया, जहां पर सिंपल आप एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हो, जिसकी वजह से आपके पास यहां पर कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया।
अब एक बार कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया तो इसको मैं कह सकता हूं ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है, और सामने क्या है आपके पास, बेंजीन है। अरे भाई ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अरे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं, और सामने आपके पास क्या है, बेंजीन है, जो कि कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और इस बेंजीन पर जो CH3 ग्रुप लगा है, ये CH3 ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पर पढ़ रखी हैं, तो कम से कम आपको ये बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले जो हमारे पास ए बनेगा, हम ए की बात कर रहे हैं, तो पैरा पर हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन है, यहां पर CH3 था ही, और यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा सा ग्रुप आ जाएगा। बोलिए क्या आप सभी लोगों को सबसे पहले ए समझ में आया या नहीं आया? बोलिए क्या आपको सबसे पहले ए समझ में आया या नहीं आया? तो एक्चुअली अगर मैं इस ए के फॉर्मेशन की अगर आपसे बात करूंगा, तो यहां पर ये जो हमारे पास हुआ है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन हुआ है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। इसकी हम अगर बात करें तो एक्चुअली जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं, जो पूरी कार्यक्रम चल रही है, ये हमारे पास है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वो रिएक्शन कौन सी है, उसका टाइप कौन सा है, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। जैसे ही आपने ए बनाया, फिर अगले स्टेप में क्या है आपके पास, फिर से CH3Cl AlCl3 है। लो भाई, फिर से आपके पास क्या है, CH3Cl AlCl3 है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन की बात करते हो, तो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जब क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी और अच्छी आती है ना। क्वेश्चन से थोड़ी सी क्लैरिटी और अच्छे से आती है। इसको क्या हो गया, सेलेक्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं यार, डिजिटल है तो कुछ ना कुछ तो हटके थोड़ा सा होगा ही। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं, ताकि ये परेशानी ना करे। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं, आपकी नजरों से गायब कर दे रहा हूं। बाद में वक्त आने पर मैं इस क्वेश्चन को ले आऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने कितनी बात सीखी है, एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूं। अभी हमने कितनी बात सीखी है, अभी हमने लगभग इतनी सी बात सीख चुकी है, और इतनी सी बात सीखने पर हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ए वाली बात समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बी हमारे पास क्या था, CH3Cl AlCl3 था। अरे यारी बात समझ में, तो इसमें भी वही सेम कार्यक्रम होगा जो उसमें आपने किया। मतलब अब फिर से आपको इतना दोहराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले पूरे पार्ट से आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, CH3+ आ जाएगा। फिर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, फिर से सामने आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल फिर से अटैक कर जाएगा, और इस बार आपके पास जो ऑर्थो पोजीशन खाली थी, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जब आपके पास ऑलरेडी दो ग्रुप लगे हों, तो वहां पर दोनों ही ग्रुप डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं। अगर तो ये देखते हैं कि उसमें ज्यादा इफेक्ट किसका है, तो CH3 ज्यादा डोमिनेट करेगा, इसीलिए उसके ऑर्थो पोजीशन पर हम यहां पर ये ग्रुप लगा दे रहे हैं। क्योंकि पैरा पोजीशन तो हमने ब्लॉक कर दिया। एक्चुअली ये जो पहला स्टेप रिएक्शन हमने किया है, वो पैरा पोजीशन को ब्लॉक्ड करने के लिए किया है। क्या इतना आप सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद हमारे पास क्या है, HCl AlCl3 है। चलो हम आगे लेके आते हैं HCl AlCl3। जब हम HCl Al3 लेके आ रहे हैं, तो यहां पर इस वाले केस में क्या होने वाला है, इस वाले केस में आपके पास यहां से H+ आने वाला है। और आपको पता होना चाहिए जो H+ होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। और ये किसके काम आता है, ये डी एल्काइलेशन के काम आता है। यहां पर क्या कर देगा, ये जो आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, ये भारी भरकम सा ग्रुप,
इसको हटा देगा, डी एल्काइलेशन कर देगा। इस बात को आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। जब ये डी एल्काइलेशन कर देगा तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। फिर से एक बार देखते हैं, ये आपके पास A था, A से फिर आ गया ये आपके पास B, और B से फिर आ गया ये आपके पास C। हम C तक पहुंच चुके हैं। क्या आपको C तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सबसे पहले हमने 2 बार फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन लगाया, फिर यहां पर HCl AlCl3 से H+ आया जो कि बहुत रिएक्टिव है। ये क्या करेगा? डी एल्काइलेशन करेगा। इस वाले पार्ट को ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायनिक तरीके से मिल रहा है, और फिर आपके पास C आ चुका है। अब देखना बहुत ही मजे वाली रिएक्शन, जो मजे वाली रिएक्शन है, यहां पर हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, KMnO4H+। जब भी आप KMnO4H+ देखो तो ये बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं कहता हूं जब भी ऐसी रिएक्शन होती हैं, ऐसी रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो रिएजेंट का होता है। अगर आप रिएजेंट के बारे में बहुत ही जबरदस्त जानकारी रख रहे हैं तो आपके ऐसे क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करेगा, ये दोनों ही CH3 ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर देगा। और बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, जब आप एरोमेटिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की बात कर रहे होते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ऐसे यहां पर COH लगा दो और यहां पर COH लगा दो। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमारे पास आ जाएगा D, यहां से हमारे पास आ जाएगा D। अब D के बाद जो अगला पार्ट है वो हमारे पास क्या है, यहां पर हीटिंग कर रखी है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, पहले ही क्या कर रखी है, हीटिंग कर रखी है। तो जब हम इसकी हीटिंग करवाएंगे तो देखो क्या होगा, आपको पता है 2 COH हैं, इसको हम थैलिक एसिड कहते हैं। थोड़ा सा मैं यहां पर नाम भी मेंशन कर देता हूं। ये जो एसिड है, इस एसिड का नाम होता है थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड की जब हम यहां से हीटिंग करवाएंगे तो हीटिंग पर यहां से OH और यहां से H, मतलब H2O का रिमूवल होगा। और जैसे ही आप H2O का रिमूवल करवाओगे तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है थैलिक एनहाइड्राइड का, कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से। तो D से आपने हीटिंग करवा के E बना दिया है, और जिसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले A फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाया, फिर B इसमें फिर से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाया, फिर हमने डी एल्काइलेशन करके C बनाया, फिर हमने एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जिससे D आ गया, फिर हीटिंग करके जहां से H2O मॉलिक्यूल को हमने रिमूव किया, हमारे पास E आ गया। तो यहां पर हम थैलिक एनहाइड्राइड लेके आ गए। थैलिक एनहाइड्राइड के आगे जो रिएक्शन है वो अमोनिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अमोनिया। तो जब आप अमोनिया लेके आओगे, थैलिक एनहाइड्राइड के सामने जब आप अमोनिया लेके आओगे तो आपको पता है यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अरे बोलो, क्या आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आ रहा है? और यहां पर लोन पेयर नजर आ रहा है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड ऊपर जाएगी, फिर ये बॉन्ड वापस आएगी और इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। SN-AE रिएक्शंस होती हैं, जो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं वो SN-AE रिएक्शन दिखाते हैं। सबसे पहले एडिशन होता है, देखो इस तरीके से एडिशन हो रहा है, और फिर बाद में एलिमिनेशन, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। कैसा सा? कुछ ऐसा सा। यहां पर आपके पास आ जाएगा, ये था ही, यहां पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर O-, और यहां पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर NH2। इतना समझ में आया? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बाद में आपको इथेनॉल भी दिया है, और इथेनॉल का एक्चुअली जो यूज है वो यहां पर नाम मात्र वर्कअप के लिए है। ये जो आपको O- दिख रहा है, ये जो O- H+ चुराएगा, वो कहां से चुराएगा? इथेनॉल से चुराएगा। अरे इथेनॉल के पास H+ होगा, इससे इथेनॉल से H+ चुराएगा, और H+ चुरा के यहां पर आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। इस तरीके से यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा OH, और यहां पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O और NH2। बोलिए, क्या आपको इतना समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पर आपके पास हमने बना चुका है F, यहां तक हो जाएगा आपके पास F। देखो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े सो हैं, लेकिन आपसे घबराओ बिल्कुल भी मत। ऐसे ही क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग और गजब हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं
और इसको हल्का सा छोटा कर देता हूं ताकि हम थोड़ी सी जगह और ले लें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमेशा जगह मांगता है। जब जगह होगी तब जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ये यहां तक F तक समझ में आ गया। अब F के बाद की जो कहानी है वो क्या है आपके पास, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये हो गया F। अब देखो बहुत ही गजब सा एक रिएजेंट दिया हुआ है और बहुत ही फेमस रिएक्शन है NaOH-Br2। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले स्टेप में यही है और दूसरे स्टेप में साइड से H+ दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल्का सा हम ऊपर भी कर देते हैं। ठीक है, ऊपर क्या, ये तो आधा ही ऊपर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहां पर अब बताओ इस रिएक्शन में हम लोग क्या समझेंगे। F के बाद यहां पर ये रिएजेंट है, इसको हम क्या बनाएंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो। इसमें अगर आप सोचोगे ध्यान से तो यहां पर आपके पास NaOH-Br2, दूर से ही रिएक्शन चमकनी चाहिए और इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, HBr, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, ये जो आपको C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप दिख रहा है, इसका एक कार्बन एटम कम हो जाएगा और कम होने के बाद आपको यहां पर कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। देखो जरा ध्यान से, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा आपके पास NH2। ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है। यहां पर अमाइड का एक कार्बन कम हो जाता है और वह अमीन का फॉर्मेशन एक तरीके से कर देता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा G, यहां से आ जाएगा आपके पास G। G के सामने फिर से आपके पास रिएजेंट आ चुका है, एक बार हम ले लेते हैं। वह रिएजेंट क्या है, ClCH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये वाला रिएजेंट हम ले लेते हैं। जब ये वाला रिएजेंट लेंगे, हमें पता है सामने हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव सेंटर हमारे पास कहाँ है, पॉजिटिव सेंटर हमारे पास यहाँ है, लोन पेयर हमारे पास यहाँ है। ये लोन पेयर इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा और Cl को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर कर देगा। जैसे ही आप ये करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहां पर तो आपके पास COOH था ही, अरे देखो देखो, यहां पर आपके पास COOH था ही और यहां पर इस जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, NHCH2, NHCH2 COOH। इस तरीके से आपके पास यहां पर ये आ जाएगा। बोलिए क्या आपको इतना समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाली बात आपको बहुत बढ़िया से समझनी है। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब इस वाले पार्ट में यहां पर फिर से आपके पास NaOH लिया गया है, फिर से आपके पास यहां पर NaOH लिया गया है। तो NaOH क्या होता है, बेस होता है। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता ही होनी चाहिए। NaOH क्या होता है, बेस। और बेस दुनिया में क्या खाने आया है, एसिडिक H खाने आया। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक H है, तो ये एसिडिक H खा के ये जो O- है, ये O- यहां जाएगा, ये वाली बॉन्ड यहां जाएगी, तो यहां से CO2 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे ही ये CO2 को बाहर निकालेगा तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके का। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लंबा जा रहा है, उससे घबराओ मत। लेकिन आप ये देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा NH, यहां पर हो जाएगा CH2- और फिर ये सामने से H+ ले लेगा वर्कअप करके। अरे वर्कअप, H+ का आना और H+ का जाना दिल पर नहीं लेना है, तो ये वर्कअप करके ले लेगा और आपके पास यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपके पास COOH और यहां पर आ जाएगा आपके पास NH और यहां पर CH3। बोलिए क्या आपको इतना समझ में आया या नहीं आया? फिर बाद में लास्ट स्टेप में आपके पास क्या है, हमें तो I चाहिए, I चाहिए। लास्ट स्टेप में आपके पास क्या है, फिर से हम ये यूज कर लेते हैं। लास्ट स्टेप में आपके पास हीटिंग है और हीटिंग करने पर क्या होगा, आपके पास यहां से OH और यहां से H, ये हट जाएगा, मतलब H2 बाहर निकल जाएगा और फाइनली आपको कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट नजर आएगा।
यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा CH2 और यहां पर NH। ये आ जाएगा आपके पास नजर, ये है आपके पास I, ये है आपके पास I। तो अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले तो देखो कितना बड़ा सामने कर दिया, थोड़ा सा इसको छोटा रहने दो यार, क्यों पढ़े, लेकिन फिर भी कितना सा बड़ा हमने कर दिया। तो इस बड़े से आपको बस यही चीजें समझनी है कि देखो सवाल कितना बड़ा हो उससे घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये सवाल था हमारे पास, जो मैं यहां पर लाइन खींच देता हूं एक अलग से, ये हमारे पास यहां पर क्या था, सवाल था, इसको मैं साइड कर देता हूं। अब इस वाले पूरे सॉल्यूशन को देखो, हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को यहां पर अप्लाई कर दिया है। तो एक एक करके आपको स्टेप में बढ़ना है। सबसे पहले आपने फ्रीडल-क्राफ्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को लगाया, डीएल्काइलेशन किया, जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, इस तरीके से आपने सारे एरो यूज करके ये सारा बनाया। तो फाइनली ये आ गया आपके पास। लेकिन सवाल पूरा क्या था याद है, कि आपको जो फॉर्म प्रोडक्ट है उसको PPS3CH2 के साथ रिएक्ट करना था। तो आपके पास ये है, इसको जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखना, इसको जब हम CH2 डबल बॉन्ड PPS3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उसका DU क्या है। तो सबसे पहले तो इसको पहचानो यार, ये क्या है। अगर आप थोड़ा सा पहचान लोगे तो ये आपके पास विटिक रिएजेंट है। क्या है, विटिक रिएजेंट। अब अगर आपने विटिक रिएजेंट पहचान ही लिया है तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। तो विटिक रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, याद आ गया। विटिक रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। याद करो, विटिक रिएक्शन नेम रिएक्शन में मैंने बहुत ज्यादा बार पढ़ा रखी है कि जब भी विटिक रिएजेंट होगा इलाइड होता है। अरे यार, ये जो आपने यहां पर बनाया है ये आपके पास क्या है, इलाइड है, फॉस्फोरस इलाइड। तो ये इलाइड ही क्या होता है, विटिक रिएजेंट। और जब विटिक रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां से PPS3 ये गायब कर देना है। और फाइनली आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर NH थाई और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये आ जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। अब इस फाइनल प्रोडक्ट में आपको DU बताना है कि DU कितना है। आप बोलोगे सर आपने पहला ही सवाल इतना ज्यादा लेंथी करवा दिया। देखो, जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तब ऐसे क्वेश्चन में मजा आने वाला है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर रिवाइज होने वाले हैं। देखो, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन करते हुए आपको पेशेंस नहीं, मतलब एकदम जल्दबाजी मत करना, पेशेंस रखना, ठीक है। जितना पेशेंस रखोगे उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। ये वाली बात होगी। तो अब इस वाले कंपाउंड में DU कितना है ये आपको बताना था। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जितनी होती है उनके लिए एक होता है, तो डबल बॉन्ड के लिए एक और रिंग के लिए एक। तो अगर मैं इसका DU कैलकुलेट करूंगा तो मुझे बताओ कैसे करेंगे हम। इसके DU को कैलकुलेट करने के लिए इस कलर का यूज ले लेते हैं। देखो, एक तो जो पूरी रिंग है उसका एक हो जाएगा, जो पूरी रिंग है उसका एक हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड 3 है आपके पास यहां पर, तो टोटल 4 तो यहां से आ गया। 5वां आपके पास इस रिंग से आ जाएगा और 6ठा आपके पास इस डबल बॉन्ड से आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। मतलब सर इतना बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें सिर्फ इस 6 को बताने के लिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल। आपको यहां पर यह ध्यान नहीं देना है इतना बड़ा सॉल्यूशन, आपको तो यह ध्यान देना है कि आपने इस सॉल्यूशन के लिए कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है। क्या आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस क्वेश्चन से रिवाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए इस पूरी सीरीज का नाम है अप्रोच सीरीज। आखिरकार क्वेश्चन करते समय आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। यदि आपको स्टार्टिंग में पता था कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है तभी तो आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद आपको पता था KMnO4H+ क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CH3 ग्रुप को COH में कन्वर्ट करता है, ये हमें पता चला। फिर हमने उसको हीटिंग करके H2 हटाकर थैलिक एनहाइड्राइड बनाया। फिर हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसको क्या किया, ब्रेक किया। फिर हमने यहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड एक नेम रिएक्शन को लगाया। तो देखो यहां पर नेम रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, और रिएजेंट का तो पूछो ही मत यार, हर एक स्टेप में एक रिएजेंट है। तो ये कुछ प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए बेहतरीन सा। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ अपने नेक्स्ट सवाल पे।
तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, कुछ इस तरीके से है, द मेजर प्रोडक्ट हैज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें भी वही सेम सवाल पूछा गया है कि यहां पर आपको सबसे पहले इस सीक्वेंस को कंप्लीट करके मेजर प्रोडक्ट बताना है, उसके बाद वह जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसका आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। इस पॉइंट को अपन यहां पर समझते हैं क्या होने वाला है किस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको यहां पर छोटा कर देते हैं ताकि मैं फिर आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। क्या है सॉल्यूशन, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को ना। सबसे पहले अपन इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि बार बार की टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सवाल लिखना होता है ना, वीडियो को पॉज कर लो, सवाल को लिख लो, सवाल को लिखने के बाद खुद से ट्राई करना है। ये बात मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, इसको मैं यहां पर बताता हूं फिर से लिखकर। सबसे पहले आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से कीटोन दिया गया है और फिर यहां पर आपके पास ये 2 डिग्री अमीन जैसा कुछ दिया गया है और सामने आपको दिया गया है हीटिंग बेंजीन वगैरह ऐसा कुछ दिया गया है। अब आखिरकार मेरे पास रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले जब आप रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से गौर करके देखोगे तो आपको पहली बार में ही समझ में आना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। देखो ज्यादातर जो रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है वो आपको पहली बार में ही एकदम क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शन में हमेशा क्या बात होती है, सबसे पहले उसका सबस्ट्रेट, फिर उसका रिएजेंट और फाइनली उसका प्रोडक्ट। तो अगर मैं यही देख के बताना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट यहां पर ऐसे बता सकता हूं, ये आपके पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के सामने, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के सामने आपके पास 2 डिग्री अमीन आएगी तो यहां पर एक नेम रिएक्शन होती है जहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इन अमीन, और इस रिएक्शन का नाम है स्टॉर्क इन अमीन सिंथेसिस। ये मैंने बता रखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन देख के यही पता होना चाहिए कि आखिरकार ये कोई नेम रिएक्शन तो नहीं है, और यदि कोई नेम रिएक्शन है तो सीधे से क्लिक कर जाना चाहिए, अच्छा इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर भी मैं आपको इसके मैकेनिज्म को समझाऊंगा, यहां पर देख लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूं, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो। यहां पर जो इन अमीन का फॉर्मेशन होगा वह यहां पर कुछ इस तरीके से होता है, यहां पर ऐसे ऐसे इस तरीके से, और यहां पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, ये इन अमीन बनेगा। अब आखिरकार बना कैसे, पहले इसके मैकेनिज्म की भी बात कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले क्या है, यहां पर ये जो रिएक्शन होती है थोड़ी सी फीबली एसिडिक मीडियम में होती है। तो सबसे पहले यहां पर O+H आ जाएगा, और O+H आने से क्या होगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड की क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करोगे तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहां पर अटैक कर देगा और ये यहां पर इस तरीके से जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ चुका है। आपको हमेशा रिएक्शन में यही पहचानना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहां है और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहां है। जैसे ही आपने ये पहचान लिया, तो आपके पास यहां पर क्या जाएगा, OH आ जाएगा, और यहां पर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहां पर NH, और बाकी तो फिर आपको बाद में बताने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसा हो जाएगा, और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। और मैंने बहुत बार बता रखा है, जब भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब समझ जाना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पागल हो जाते हैं, और पागल अगर हो जाएगा तो यहां पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को ले जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये इसको ले जाएगा तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये तो आ जाएगा OH प्लस, और यहां पर आपके पास N, तो उससे आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज गायब। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, मैं आपको भी स्टॉर्क इन अमीन सिंथेसिस ही समझा रहा हूं। ये लोन पेयर यहां जाएगा और इस H2 को बाहर निकाल देगा, क्योंकि यहां पर H2 क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से मैं ऐसा सोच पा रहा हूं। जैसे ही हम ऐसे करेंगे तो आपके पास यहां पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां पर N,
ऐसे 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 और यहाँ पर पॉजिटिव। अब क्या है, जो आपने वाटर निकाला है वो वाटर क्या करेगा, वो वाटर इस एसिडिक H को यहाँ से हटाएगा, जो बगल वाला ये एसिडिक H है। जैसे ही ये इसको हटाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ये जो आपने अभी बनाया था ये था आपके पास इमीन, क्या था, इमीन। लेकिन जब आपने वाटर को लाके ये बना दिया तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, तो ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे 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 और यहाँ पर ऐसे। बताइए क्या यही चीज मैंने यहां पर बनाई थी? तो ये जो मैंने आपको इतनी बात बताई है ये पूरी की पूरी बात है आपके पास स्टोर्क एनेमन सिंथेसिस, जो कि हमारे पास पहला स्टेप ही है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये जो हमने बनाया है ये हमारे पास पहला स्टेप ही है, बोले तो ए ही है। अब आप इसको लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं लिखकर छोटा करके साइड भगा देता हूं ताकि फिर दिक्कतें कुछ ना हो। अरे भाई बड़ी दिक्कत है। टेक्नोलॉजी जितनी सुविधा देती है उससे ज़्यादा नहीं आ रहा मुझे समझ में। अब क्या होगा, अच्छा हाँ, एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। इस वाले पार्ट को उठाकर मैं ऐसे पकड़ के लिख दिया था ना यार मैकेनिज्म, अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा बड़ा करने की तो जरूरत नहीं है ना। इसको मैं उठाकर साइड भेज देता हूं। कर दिया साइड मैंने, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं वापस। जब हम यहां पर वापस आ जाएंगे तो बताओ अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है आपके पास CH2, लिख देता हूं मैं यहां पर। अगला स्टेप क्या है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर आपके पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N। यही तो दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर इस वाले स्टेप में क्या होने वाला है, इस वाले स्टेप में आपके पास देखना बहुत ही स्टाइल तरीके से यहां पर रिएक्शन होती है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पर अटैक करेगी। एक्चुअली डबल बॉन्ड नहीं, यहां पर नेगेटिव आता है वो अटैक करता है और इस तरीके से आपके पास यहां पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा तरीका देखो यार, कितने मतलब स्टाइल में, इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखो कितने स्टाइल में ये अटैक कर रहा है। बहुत ही स्टाइलिश अटैक है ये। थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप एक बार इन अमीन का फॉर्मेशन कर लेते हो तो उसका बहुत ही स्टाइलिश अटैक होता है, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाली जगह पर और ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। एक तरीके से 1,4 अटैक कहलाता है ये। तो इसके बाद आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, इसके बाद आपके पास यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखना यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पर N, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस जगह क्या जाएगा, CH2 आ जाएगा। सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड यहां पर बनाया, फिर यहां पर CH आ जाएगा, फिर यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहां पर C आ जाएगा, फिर यहां पर डबल बॉन्ड N, फिर यहां पर माइनस। बोलिए क्या आपको समझ में आया? तो अभी भी ये B नहीं बना, अभी सामने क्या है, इथेनॉल है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, इस इथेनॉल से H+ आ जाएगा भाई मेरे, इस इथेनॉल से क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा। अरे H+ का आना और H+ का जाना दिल पे नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो ये यहां से क्या ले लेगा, अपना हक का H+ ले लेगा और अपने हक का अगर H+ ले लेगा तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा और दोबारा से बना देता हूं। ये आपके पास फिर से यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर CH2, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर NH बन जाएगा। बोलिए क्या आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी? तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, B। फिर फाइनली आपके पास क्या है, H3O+ है। जब आप H3O+ लेके आओगे तो ये जो हाइड्रोलिसिस करेगा वो दोनों वाले पार्ट का करेगा। देखना जरा ध्यान से, इस वाले पार्ट का भी हाइड्रोलिसिस करेगा और इस वाले पार्ट का भी हाइड्रोलिसिस करेगा। और हाइड्रोलिसिस होकर देखो इस तरह के जो बातें होती हैं वो अमीन चैप्टर में समझाई भी जाती हैं और इस तरह का हाइड्रोलिसिस करके आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाएगा। यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाएगा। तो ये आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने तो अभी सीक्वेंस को कंप्लीट किया। देखो सबसे पहले आपने स्टोर्क एनेमिन सिंथेसिस लगाया जिसकी मैंने आपको पूरी की पूरी मैकेनिज्म समझाई। उसके बाद
आप लोगों ने क्या किया, एक तरीके से सिंपल सा बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर आपने यहां पर हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट लगाया। एक चीज हमेशा याद रखना, हाइड्रोलिसिस एक ऐसा वर्ड है जब तक पार्शियल यूज ना करें आप उसको हमेशा पूरा मान के करो। मतलब जब तक वो पार्शियल ना लिखें तब तक आप इसको पूरा मानो, पूरा। हाइड्रोलिसिस जब तक पार्शियल ना करे आप उसको पूरा मानो, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो अगर मैं फाइनली इसका आंसर बताऊं तो बताओ, ऑप्शन है 2 3 4 5, क्या आंसर होगा इसका, बोलो। अब आप बोलोगे सर इसमें जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसका छोटा वाला पार्ट भी आ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन भी ऐसे ही बनाया गया है, यहां पर DU1 कहा ही नहीं गया है। इस वाले केस में अगर होता तो सिर्फ DU1 आता। तो बोलिए क्या होने वाला है इसका आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या आ रहा है आप सबका। देखो एक तो इस रिंग की वजह से आ जाएगा, एक इस डबल बॉन्ड O की वजह से आ जाएगा, और एक इस वाले डबल बॉन्ड O की वजह से आ जाएगा। तो हम बोल देंगे आंसर इज 3, B फॉर बॉम्बे। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर जाएगा। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आने वाली पूरी सीरीज में बहुत अच्छे से मेहनत करके आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आपको बढ़िया से शेयर करना है, लाइक करना है, और थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करने के लिए एक बढ़िया से कमेंट भी लिखने, अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो क्वेश्चन आपके पास ये है, बताइए। सबसे पहले सवाल को अपनी कॉपी पर लिखिए और इस सवाल को कोशिश कीजिए क्या आपसे बन पा रहा है या नहीं, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। बोलिए, करें स्टार्ट। बिल्कुल किया जाए। तो यहां तो अपन थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं, तो इस बार तो काम ऐसे इतने से एरिया में ही हो जाएगा, हो जाना चाहिए। आपको प्रोडक्ट बताना है, क्या है आपके पास प्रोडक्ट, बोलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व अपन। यहां पर आपके पास PCC एक्सिस दिया है, तो सबसे पहले आपको तो PCC का रोल पता होना चाहिए। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करता है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अरे पता है या नहीं, अरे भाई रिएजेंट हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है, मना मत करना बिल्कुल भी। ये कैसा होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में करता है कि नहीं करता, और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में करता है, कीटोन में करता है। ये एसिड तक कन्वर्ट करता ही नहीं है, ये इसकी सबसे खास बात है जो कि जिसका हम लोग यूज करते हैं। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक्सेस में लिया गया, तो खास बात क्या है, ये इसको कीटोन में कर देगा और ये इसको एल्डिहाइड में कर देगा। जब आप ऐसा कर पाओगे तो आपके पास यहां पर तो ये हो गया, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये हो जाएगा आपके पास सबसे पहले A, ये हो जाएगा A। अब A के बाद आपके पास क्या है, सामने दिख रहा होगा डायोल है। देखो जब भी आपके पास डायोल आ जाए और 1 इक्विवेलेंट H+, ये सिर्फ डराने के लिए है, मैं यहां लिख देता हूं, ये सिर्फ डराने के लिए है। 1 इक्विवेलेंट H+ सिर्फ डराने के लिए है, कुछ नहीं है इसका इतना ज्यादा खास, है ना। तो जब भी आपके पास डायोल आएगा तो वो डराने के लिए गिफ्ट में आएगा। तो डायोल क्या करता है, हमेशा प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन केमिस्ट्री में काम आता है, इसको याद रखना। जब भी डायोल आ जाएगा तो समझ जाना कहीं ना कहीं किसी का हम प्रोटेक्शन करने वाले हैं। और प्रोटेक्शन हमेशा जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है उसी का होता है, मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसी का प्रोटेक्शन होता है। तो आपको पता है एक आपके पास क्या है, एल्डिहाइड, एक आपके पास क्या है, कीटोन। तो आपको पता है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो यही क्या करेगा, सबसे पहले रिएक्ट भी करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, डायोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैकेनिज्म की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी डायोल आएगा प्रोटेक्शन केमिस्ट्री के ही काम आएगा, और अगर प्रोटेक्शन केमिस्ट्री के काम आएगा तो जो ज्यादा रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप होगा उसके साथ आप वहां पर उसको ईथर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ईथर बन गया। अब क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, जो रिएजेंट आएगा सामने, जो भी रिएजेंट आएगा, अब ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं जो इसकी बात कर रहा हूं, सामने वाले रिएजेंट के प्रति ये क्या हो जाएगा, इनर्ट, क्योंकि ईथर क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। एक बार अपन देखते हैं, ये तो अपने पास A था, यहां पर अपने पास क्या जाएगा, B आ जाएगा। जो C बनाने के लिए रिएजेंट है, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr,
पहले स्टेप में तो ये लिया गया है और दूसरे स्टेप में लिया गया है H3O+। ये सिक्वेंशियल रिएक्शन होती हैं। देखो इसको खास तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहले स्टेप में CH3MgBr लिखा जाता है और दूसरे स्टेप में H3O+ लिखा जाता है। अगर आप इसको एक साथ लिख दोगे तो वहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। याद करो, एक क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा अपने 12th क्लास में, वाई ग्रिग्नार्ड एजेंट प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट एक अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज होता है, तो वो सामने वाले सॉल्वेंट से H+ एक्सट्रैक्ट करके खुद कुछ अलग कार्यक्रम कर रहा होगा, इसीलिए इसको एक सिक्वेंशियल रिएक्शन में रखा गया है। अब क्या होगा, ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं बेचारा, अरे ईथर है भाई, ये तो रिएक्ट करता ही नहीं है, ये रिएक्ट करेगा। तो जब भी कीटोन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ अटैक करता है, रिएक्ट करता है, तो आपने केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ी ही होगी। OH और OR लगाओ, है ना। तो R तो आपके पास यहाँ पर क्या है, CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH, बाकी ये वाला पार्ट तो आपके पास एज इट इज ऐसा ही रहेगा। बोलिए, इतनी बात आप सबको समझ में आई क्या? बोलो, इतनी बात आप सबको समझ में आई? अब देखो, जब आप H3O+ ले रहे हो तो ये H3O+ क्या करेगा, इसके डी प्रोटेक्शन में भी काम आएगा। ये जो ईथर है ये वर्कअप के काम तो आएगा ही ग्रेनाडिएंट जब यूज कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ डी प्रोटेक्शन के भी काम आएगा। मतलब यहां पर मतलब यहां पर जो आपके पास फॉर्म होगा वह कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। यहां पर OH, यहां पर CH3 और यहां पर आ जाएगा आपके पास COOH। ठीक है, दोबारा से आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो स्टेप है, ये स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये वर्कअप के काम तो आता है, साथ साथ ये डी प्रोटेक्शन के भी काम आएगा, तो ये फिर से उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब लास्ट क्या है, ये आपके पास हो गया C, ये आपके पास हो गया C। अब C के बाद आ जाएगा D, C के बाद क्या आ जाएगा, D, है ना। हम यही यूज कर लेते हैं, यहीं पर D कैसे आएगा, NaBH4 H3O+ है, क्या करेगा, अरे रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्कोहल के साथ तो कोई छेड़छाड़ी करेगा ही नहीं, ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर मैं यहां पर D की बात करता हूं, अगर 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 मैं यहां पर D की बात करता हूं, तो बताइए क्या होने वाला है। D में हमारे पास यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर OH, यहां पर CH3 और यहां पर आपके पास ऐसा आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपके पास D आ जाएगा। देखो सबसे पहले फिर से सुनो आप, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने PCC एक्सेस में लिया था, तो हमने दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये उसकी कहानी होती है। फिर आपको इस वाले पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देना था कि जब भी आप डायोल लोगे, डायोल की केमिस्ट्री जो होती है वो हमेशा प्रोटेक्शन केमिस्ट्री होती है और मोर रिएक्टिव फंक्शन को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद आपने ये लिया, तो ईथर के साथ तो कोई वर्क करता ही नहीं है, इसके साथ ही वर्क करेगा, तो यहां पर ऐसे हुआ। इस वाले पॉइंट पर आपको ध्यान देना था कि आप यहां पर इसका वर्कअप तो करवाओगे ही, साथ में इसका डिप्रोटेक्शन भी करवाओगे। अगर आप ये स्टेप भूल जाओगे तो आपका आंसर फिर कुछ और ही आ रहा होगा। और फिर फाइनली आपने यहां पर क्या ले लिया, NaBH4 ले लिया, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एल्कोहल के साथ तो कोई छेड़छाड़ी करता ही नहीं है, इस वाले ग्रुप के साथ करेगा, तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? मजा आ रहा है एकदम अच्छे से? पहला लेक्चर एकदम जबरदस्त, मजा आ रहा होगा एकदम, ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन अच्छे लेवल के सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको ट्राई करते हैं। आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिएगा। चलो, ये क्वेश्चन है अपने पास, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का रोल है, इसको आपको जरा ध्यान से लगाना है। कैसे करोगे? बोलो बोलो, करो, ट्राई करो एक बार जल्दी से। कंपाउंड P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको P बताना है, ये ऑप्शन है आपके पास, और यहां पर ऑलरेडी आपको दिया गया है एक प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा रिवर्स मैनर में क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक एक रिएजेंट का मतलब पता होना चाहिए। और जरा ध्यान से देखोगे, अगर आप प्रोडक्ट और यहां पर जो रिएक्टेंट है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन की गई है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के नॉलेज को चेक कर रहा है कि आखिरकार जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पर क्या फर्क पड़ता है, कब रिटेंशन होती है, कब इन्वर्जन होती है ना। SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, हमने एक SNI भी पढ़ा था, SNI में क्या होता है, वो सारी बातें यहां पर यूज हो रही है। तो चलिए मैं क्वेश्चन करने का तरीका समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले रिएजेंट पे ध्यान दो, रिएजेंट पे कौन से रिएजेंट का क्या रोल होने वाला है, ये सब बातें हम यहां पर करते हैं। देखो,
सबसे पहले आपके पास रेड PCl2 है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये आपके पास SN2 रिएक्शन करता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे पहले ही रिएजेंट को और इन ऑप्शन को, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये एल्किल हैलाइड के साथ तो कोई रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस करने हैं तो आपको रिएजेंट के साथ साथ ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। बहुत हद तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन से भी सही हो जाया करते हैं। आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, जहां पर सच में जरूरत है वहां पर है, लेकिन बहुत हद तक ऑप्शन से ही सारी चीजें सही होती है। आप खुद सोचो ना यार, रेड PCl2 दिया हुआ है, क्या ये इस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है? नहीं करता, एल्कोहल के साथ ही तो रिएक्ट करेगा। तो आपको बेसिक मैकेनिज्म क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। SN2 दिखाता है, वहां पर NaI एसीटोन क्या होता है, ये भी SN2 दिखाता है। NaOH ये भी आपके पास SN2 रिएक्शन दिखाता है। SOCl2 ये आपके पास SNI रिएक्शन दिखाता है, अरे बोलो SNI दिखाता है। NaSH ये भी आपके पास SN2 दिखाता है। Na अरे भैया ये तो एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है। और CH3I दिखाने को ये भी SN2 दिखाता है, लेकिन नोट रखना नॉट एट कायरल सेंटर। यदि आपके पास कायरल सेंटर हो तो उस जगह पर ये SN2 नहीं दिखाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपको इतनी सारी बातें पता हैं तो इन बातों से अब आपके पास एक ही बात है कि दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल लगा लो। आपको ये और अच्छे से पता होना चाहिए कि जो SN2 होता है उस SN2 पे आपको पता होना चाहिए इन्वर्जन होता है। अरे बोलो, SN2 पे इन्वर्जन होता है, और जो SNI होता है उस पर क्या था, रिटेंशन। याद आ गया, उस पर रिटेंशन था, रिटेंशन। और SN1 का तो आपको पता ही है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता था। तो ये कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी थी। यहां पर तो हमें इन दोनों पर फोकस करना है। तो देखो अपन एक कोई ऑप्शन ले लेते हैं, मान लो मैं एक कोई ऑप्शन लेता हूं और उस ऑप्शन से ही मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। ये हो गया, ठीक है। मैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूं, ले लेते हैं, फिर चेक करेंगे अपन क्या कैसे हो रहा है। जब अपन ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे तो बताओ, यहां पर ये हमारे पास इस तरीके से OH है, तो सबसे पहला रिएजेंट हमारे पास क्या है, रेड PCl2 है। हमारे पास हिट एंड ट्रायल के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको रिएजेंट का मतलब पता होना चाहिए एक एक, उसके बाद दो ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो जा रहे हैं, और फिर फाइनली आप एक बार इसको ट्राई कर लो। अगर बी से सही आ रहा है आंसर ये वाला तो बी है, और नहीं आ रहा तो पक्का सी ही रहा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले SN2 रिएक्शन है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl को ये डैश में कर देगा, क्योंकि इन्वर्जन हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या। फिर अगला आपके पास क्या है, तो हम बोलेंगे यहां पर लिखते जाता हूं मैं, यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके पास, इन्वर्जन हो जाएगा। तो देखो डैश से वैसे किस में आ गया, डैश में आ गया। अब अगले स्टेप में आपने क्या ले लिया, NaI एसीटोन ले लिया, NaI एसीटोन। बताओ ये फिंकलस्टीन रिएक्शन याद आ गया, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास I आ जाएगा। तो ये भी SN2 रिएक्शन होती है, अरे बोलो ये भी SN2 रिएक्शन होती है, और अगर ये SN2 रिएक्शन होगी तो ये आपके पास किस पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा। तो यहां पर भी आपने क्या कर दिया, यहां पर भी आपने इन्वर्जन कर दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपने कौन सा रिएजेंट लिया, फिर आपने लिया NaOH, और NaOH लेने से आपके पास यहां पर क्या जाएगा, OH, लेकिन किस में आएगा, डैश में, क्योंकि ये भी कैसी रिएक्शन है, ये भी SN2 है। तो कहने का मतलब यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएजेंट आपके पास कौन सा है, SOCl2। बताओ SOCl2 लेने पर यहां पर ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपके पास रिटेंशन रखेगा। अरे SNI रिएक्शन है तो ये आपके पास क्या रखेगा, जैसा था वैसा ही रखेगा, Cl। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, रिटेंशन। इस बात को ध्यान रखो, ये रिटेंशन आ जाएगा। फिर आपने कौन सा रिएजेंट लिया, बताओ, NaSH। फिर आपने कौन सा रिएजेंट लिया, NaSH, है ना, NaSH लिया। तो यहां पर भी आपके पास SN2 होगा, तो यहां पर भी आपके पास किस में आ जाएगा, SH में आ जाएगा। बोलो SH में आ जाएगा। और फिर आपके पास क्या है, Na है, NaSH लिया, तो यहां पर भी आपने क्या करवा दिया, SN2 करते समय इन्वर्जन करवा दिया। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो यहां पर तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये हट जाएगा।
जैसे ही ये हटेगा S माइनस, तो यहाँ पर तो आपके पास ये था ही, यहाँ पर S माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या था आपके पास CH3I। ये SN2 रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर पे कभी SN2 रिएक्शन नहीं दिखाता ये। तो आपके पास ये S माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगा, और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसा सा? कुछ इस तरीके का, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर SCH3। अब जरा इन दोनों प्रोडक्ट को चेक करो, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। तो हम बोलेंगे B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? तो इस तरीके से ही क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कोई तरीका नहीं होता है। आपको हिट एंड ट्रायल भी लगाना पड़ेगा, आपको ऑप्शन चेक भी करने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी ही पॉसिबिलिटी के साथ आपके क्वेश्चंस कवर हुआ करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पहला लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता था फर्स्ट लेक्चर में बेस्ट उतना मैंने किया। ऐसे ही हम लोग सेकंड थर्ड बढ़िया से लेक्चर लेके आएंगे, और एक अलग सेशन और होगा हमारा जहां पर मैं गेट के PYQ क्वेश्चंस स्पेशल करवाऊंगा, जहां पर हम उसमें और थोड़ा सा अप्रोच सीखेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बहुत सारी चीज सीख जाएंगे। एटलीस्ट हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स बिखरे हुए हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, और पेपर के टाइम हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। आप सभी को इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्दी मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।